Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिया था और साथ ही साथ इनर्शिया और मास भी पढ़ लिया था और कुछ इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए थे डिस्कस। आज हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ये छोड़ के गई थी कि भाई एक क्रिकेट प्लेयर जो है जब भी कोई बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ को नीचे ले जाते हुए कैच करता है। ऐसा क्यों? तो डियर स्टूडेंट इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलने वाला है आज के सेशन में। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। वीडियो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसलिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक नई क्वांटिटी भी आपके सामने आने वाली है जो कि है मोमेंटम। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिक रीडिंग से ही स्टार्ट करेंगे जो कि यहाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से दी है। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. That is, the object gets an acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure the force. तो डियर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था ये चीज़ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसमें अप्लाई नहीं करते, है ना। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बैलेंस फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स जो है नहीं चेंज कर सकती ऑब्जेक्ट की स्टेट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो उसे मोशन में नहीं ला सकती और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में नहीं ला सकती। वहीं पर उसके अपोजिट जो अनबैलेंस फोर्स है वो स्टेट चेंज कर देगी ऑब्जेक्ट की। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अनबैलेंस फोर्स को मोशन में ले आएगी और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगी। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छी तरह, बिकॉज मैंने अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स वाला जो मेरा पूरा सेशन था उसमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझाई हैं। तो डियर अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्लीज़ क्लियर कर लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग अभी इसमें देखेंगे वो ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिख रखा है एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब कोई फोर्स हम लोग ऑब्जेक्ट में लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये चीज़ तो आप लोगों ने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिलता है। हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड टू इट। ठीक है, आप लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और चेंज इन वेलोसिटी तो आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट चीज़ है हाउ वी मेजर अ फोर्स। हम लोग फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, कैसे फोर्स हम निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि हम अपने एवरीडे लाइफ से कर सकते हैं, चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स द प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। यानी कि जैसे हम टेबल टेनिस के गेम में देखा होगा, जब हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं तो अगर बॉल कभी कभी दूसरे प्लेयर को लग भी जाती है तो हमें चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती डियर स्टूडेंट? क्योंकि बॉल का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है कि अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग एंड अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक even if at a speed low as 5 meter per second even if its speed is as low as 5 meter per second may kill a person standing in its path. तो डिस्टेंस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस ट्रक का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसकी स्पीड कम भी है तब भी अगर कोई पर्सन उसके सामने से खड़ा है तो वो आराम से कुचला जा सकता है। ठीक है, कोई ट्रक रेस्ट में है, उसकी कोई स्पीड नहीं है तो पर्सन नहीं कुचला जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड चल रही है, वो अगर लो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड में भी चल रहा है तब भी वो पर्सन को कुचल सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, लेट्स सी। अ स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब आपने देखा ना बुलेट का कितना कम मास होता है, लेकिन फिर भी बुलेट जो है पर्सन को मार सकती है ना। क्यों? क्योंकि बुलेट एक वेलोसिटी से फेंकी जाती है। स्मॉल मास है, बहुत छोटा मास है, इवन 1 kg की भी नहीं होगी बुलेट, ग्राम्स में होगी, लेकिन फिर भी इतनी तेज वेलोसिटी से वो बुलेट फेंकी जाती है कि उससे क्या होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, एक पर्सन को किल कर सकती है। इन सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता क्या चल रहा है डियर स्टूडेंट, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है डियर स्टूडेंट जिसमें आपको एक एक लाइन से ये लोग समझाते हैं, लेकिन बात होती है समझने पर, आपको कितना समझ में आ रहा है।
इसलिए डियर स्टूडेंट हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है, हम टीचर्स की तरफ से कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन वाली एजुकेशन हम लोग दें, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करके हम लोग समझा सकें, ठीक है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट मैं कहती हूँ आप ध्यान से बिल्कुल मन लगा के सुना करो बातें, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सिलरेटेड, अच्छा दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इन सारी ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस में पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है वो दिखता है उसकी मास और उसकी वेलोसिटी से। ट्रक जिसकी वेलोसिटी बहुत कम थी लेकिन कुचल सकता है इंसान को, क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। बुलेट जिसका मास बहुत ही कम है, बहुत स्मॉल मास, बट इतनी हाई वेलोसिटी से फेंकी जाती है कि एक पर्सन को मार सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ों से हमें साफ पता चलता है कि मास और वेलोसिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोर्स का इम्पैक्ट दिखाती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट डिस्टन आप लोगों को होता है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको ज़रूर आंसर करके अच्छी तरह समझा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं okay. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. तो डियर स्टूडेंट सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेलरेट करना है तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तभी तो ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, और जब ज़्यादा चेंज होगा वेलोसिटी में तभी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एग्जाम में इसकी जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छी तरह से समझा करो चीज़ें, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तुरंत पूछो। वाई टीचर्स आर देयर, टीचर्स इसलिए हैं बिकॉज वो जो है आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। टीचर सिर्फ इसलिए नहीं होता दैट दे ओनली टीच यू, दे एक्सप्लेन यू ओनली दिस मच, नो, teachers are there to explain, to clear your each and every doubt. So you are free to ask your doubt in the comment section dear student. In my next session I will answer it. Okay, अभी तक मेरे को कोई डाउट मिले नहीं इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करे। आप लोग कमेंट करोगे जब पूछोगे तभी तो मेरे को आपके डाउट पता चलेंगे, है ना, एंड आई विल आंसर देम इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट तो ये चीज़ तो आपको अभी तक क्लियर हो रही होगी, है ना। तो वो क्वांटिटी जो कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस यानी कि मास और वेलोसिटी की इम्पोर्टेंस को कंबाइन करती है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम की क्लियर डेफिनेशन आज तक इतनी ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन मोमेंटम को जो मैं समझती हूँ वो आपको बताती हूँ डियर स्टूडेंट। मोमेंटम जो है, जो एनसीईआरटी बुक ने दिया ना, बहुत क्लियर और बच्चों को समझने वाली डेफिनेशन दी है। वो ये है कि मोमेंटम जो है इम्पॉर्टेंट ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी दोनों की इम्पोर्टेंस को कंबाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ना, some quantity of there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and velocity, जो कि ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करती है। एक क्वांटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों ही मास और वेलोसिटी को कंबाइन करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमें पता है कि मास और वेलोसिटी ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्ट के फोर्स का इम्पैक्ट दिखाती है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आखिर मोमेंटम है क्या, ठीक है। तो मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज़ थी जो कि इंट्रोड्यूस करी थी न्यूटन ने, और मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। क्यों डियर स्टूडेंट, आप सोचोगे मैम अभी तक मास था, मास का पहला लेटर एम था तो एम से डिनोट कर देते, तो मोमेंटम को एम से डिनोट क्यों नहीं कर रहे? बेटा एम तो ऑलरेडी मास ने ले लिया है ना, और वी जो है आपका वेलोसिटी ने ले लिया है, तो भाई मोमेंटम के लिए कोई लेटर बचा ही नहीं, इसलिए उसको पी दे दिया, है ना। तो डियर स्टूडेंट मोमेंटम p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, that is p equals to m into v, यानी कि मोमेंटम equals to mass into velocity. This is very important thing. अब देखो डियर स्टूडेंट चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे? पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते थे, चेंज ऑफ वेलोसिटी की इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते थे आप लोग? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अभी तक, जो भी मैं समझा रही हूँ ध्यान से समझते जाओ, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, और जो मोमेंटम है वो कंबाइन करता है मास और वेलोसिटी को। अब जब वेलोसिटी भी मोमेंटम की इक्वेशन में आ गई तो समझ जाओ मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी को देखो, इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, ये चीज़ आई हो आप लोग को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, its direction is same as that of velocity v, the SI unit of momentum is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि SI यूनिट जो होती है मोमेंटम की वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। मास की SI यूनिट क्या है, मास की SI यूनिट है kg, है ना। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम है इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब देखो डियर स्टूडेंट, अभी तक तो सब चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आई होप जो भी डाउट होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, सो सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सकती है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोमेंटम। तो इससे हमें ये बात भी समझ में आ जाती है कि फोर्स जो है क्या प्रोड्यूस करती है, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो है क्या प्रोड्यूस करेगी, चेंज इन मोमेंटम। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम समझो पहले, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और हमें पता है अनबैलेंस फोर्स क्या करती है, चेंज इन वेलोसिटी लाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूस करती है, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करती है। कि फोर्स ऐसी चीज़ नहीं है, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो मास और वेलोसिटी दोनों में डिपेंड करती है, और जब मास और वेलोसिटी का कम्बिनेशन ही मोमेंटम कहलाता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करती है। आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप देखो डियर, अभी तक तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम मोमेंटम को रिलेट करते हैं मास और वेलोसिटी के तौर पे। क्या हम लोग मोमेंटम को टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो let us consider a situation in which car with a dead battery is to be pushed along a straight load to give the speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two persons give a sudden push unbalanced force to it, it hardly starts. But a continuous push over some time results in gradual acceleration of the car to its speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force, but also by the time during which the force is exerted. It may then also be concluded the force necessarily to change the momentum of the object, if the force is necessary to change the momentum of the object depends on the time rate at which the momentum is changed. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. तो डियर स्टूडेंट, इसमें सिचुएशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे आई होप। तो डियर स्टूडेंट, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे जो आपकी कार है डेड बैटरी के साथ जो है हम लोग उसको पुश कर रहे हैं रोड में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कार रुक जाती है, फिर हमें पुश करना पड़ता है ना, तो वही सारी सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है, पुश्ड अलॉन्ग द स्ट्रेट रोड टू गिव द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि सफिशिएंट होती है उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। एक या दो पर्सन जो होते हैं वो सडन पुश मारते हैं, सडन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं उस कार में, बट वो स्टार्ट होती नहीं है, और होती भी है तो बहुत धीरे धीरे से होती है। बट अगर हम कंटिन्यूसली उसे पुश करते रहेंगे टाइम के साथ, तो उसको ग्रेजुअल एक्सेलरेशन मिलेगा और जो है कार अपनी स्पीड को अटेन करेगी। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम जो है कार का, चेंज इन मोमेंटम मतलब उसके मास और वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम हमने फोर्स बताया था ना, ठीक है सुन। तो फोर्स जो है, जो भी चेंज इन मोमेंटम है कार का, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ही नहीं, बल्कि टाइम जिसमें फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं उसमें भी डिपेंड करते हैं, है ना। देखो फोर्स तो वो दोनों पर्सन भी एक्सर्ट कर रहे थे, है ना, कार को मारने में। सपोज यहाँ पे मैं आपको कार दिखाती हूँ, अच्छी तरह से आप समझ लो इस सिचुएशन को। यहाँ पे देखो, ये है आपकी कार, मेरी ड्राइंग में मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ठीक है। तो ये है आपकी कार, ठीक है। दो पर्सन इधर से कर रहे थे ऑलरेडी पुश, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ सडन पुश मारा। अब देखो सडन पुश में जो है गाड़ी नहीं चली, लेकिन जब इन दोनों पर्सन ने कंटिन्यूसली उसको पुश मारा थोड़े टाइम तक, तो गाड़ी जो है मूव करने लग गई। तो इसका मतलब फोर्स जो है, सिर्फ फोर्स ही सफिशिएंट नहीं है,
है ना, चेंज इन मोमेंटम के लिए, है ना। फोर्स जो है आपका सिर्फ सफिशिएंट नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, है ना। किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज और मोमेंटम जो है कार का, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से ही हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे। फोर्स के साथ साथ टाइम में भी ये डिपेंड करता है। जब उन्होंने कंटिन्यूसली एक टाइम तक कार को शिफ्ट करा, तब आपकी कार ने जो है स्पीड अटेन करी और वो चलने लग गई, है ना। तो इसका मतलब फोर्स और टाइम दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। दोनों में ही चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो नेसेसरी है, मोमेंटम फोर्स जो है नेसेसरी है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। वो जो है डिपेंड करती है टाइम में जिस रेट पर मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, फोर्स जो आप सप्लाई कर रहे हो, है ना, वो कहीं ना कहीं जो चेंज करती है मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाती हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट। तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो फोर्स जो नेसेसरी होती है चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए, वो किस में डिपेंड करती है, टाइम में, है ना। टाइम में डिपेंड करती है, क्योंकि देखो 2% फोर्स तो तब भी मार रहे थे सडन अनबैलेंस फोर्स देकर, लेकिन तब तो गाड़ी मूव नहीं करी। गाड़ी तभी मूव करी जब उन्होंने कंटिन्यूसली अपना हाथ चलाया और थोड़ी देर तक वो खिसकाते रहे। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक सर्टेन टाइम पीरियड में भी डिपेंड रहना पड़ रहा है ना, ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई मास इंटू वेलोसिटी और टी बी, यानी कि कितने टाइम पर चेंज हो रहा है वो मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ये आपका आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है किससे प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स से प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल यानी कि अगर आपकी ये जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों ही प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन डिस्टेंस एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, एक इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डिस्टेंस यही होता है कि अगर आपकी अनबैलेंस फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, या फिर आप लोग बोल सकते हो टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। और कहाँ पे, जहाँ पे आपकी फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स जो है एक्ट कर रही है। तो आप लोग सिंपल सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लो डियर स्टूडेंट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेरे को पता है आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, देखो मेरे को तो सिंपल लग रहा है, और मैं एज अ टीचर खुद सोच रही हूँ कि आपको किस तरह इसको और भी ज़्यादा क्लियर करूँ, बिकॉज आप 9th क्लास में आए हो, आपको इतनी अच्छी तरह ये समझ में नहीं आ रहा होगा। और एज अ टीचर ऑल्सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और कहाँ पे टेक प्लेस करता है, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने धीरे धीरे हर चीज़ रिलेट करते हुए आपको बताया। सबसे पहले डिस्टेंस हमने मोमेंटम में देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। उसके बाद हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। सपोज मान लो एक बॉल है, ठीक है, सपोज मान लो दिस इज अ बॉल। अब इस बॉल को एक पर्सन ये है आपका दोस्त, वो भी फेंक रहा है, एक पर्सन आप हो, आप भी बॉल को फेंक रहे हो। सपोज मान लो इसने जो है फोर्स को ज़्यादा फोर्स लगा के फेंका है, आपके जो ए फ्रेंड है इसने, तो डियर स्टूडेंट इसकी जो बॉल होगी वो ज़्यादा दूर जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वहीं पे आपने जो है बॉल को थोड़ा धीरे से फेंका तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इसका भी प्रोपोर्शनल है। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा कि फोर्स जो है मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है ना। अगर एक बुलेट गन को देखो, उसका जो है मास तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक पर्सन को कैसे मार देती हो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी। इससे हम कह सकते हैं ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना। और उसके बाद फिर मोमेंटम जो है क्या है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है
मोमेंट एक ऐसी बॉडी है जो कि किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का ही तो प्रोडक्ट है मोमेंटम, है ना। और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमने देख लिया था। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकंड है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फोर्स प्रोड्यूस करती है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। और जो है फोर्स में फिर हमने जब टाइम के साथ उसकी रिलेशनशिप निकाली डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा मास इंटू वेलोसिटी ही सफिशिएंट नहीं है, टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जिसमें वो एक्ट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज़ हमने देखा, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से, यानी कि अगर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो फोर्स कम, टाइम ज़्यादा, ऐसी चीज़ें हमने देखी है ना। टाइम कम लग रहा है तो मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। फोर्स की वॉल्यूम अगर आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ज़्यादा जल्दी आपकी गाड़ी जो है खिसकेगी। यहाँ पे इन्होंने यही तो करा, दोनों बंदे जब एक साथ कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे थे ज़्यादा तो आपकी गाड़ी जल्दी जल्दी स्पीड अटेंड कर रही थी, है ना। तो इसका मतलब कम टाइम, अगर आपका टाइम कम लग रहा है किसी स्पीड को अटेंड करने के लिए, इसका मतलब आपने पक्का ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, है ना। कम फोर्स लगाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, इसलिए फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट हम लोग ये सारी चीज़ें इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना डियर स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ। तो हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखोगे उसमें भी डिराइव करोगे, लेकिन मैं अभी तक का जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू MA, जो कि अभी फॉर्मूला निकल के आएगा, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी क्योंकि सेशन बड़ा जाने वाला है। ये अभी 21 मिनट तो यही समझाने में रह गए हैं रिलेशनशिप, अभी तो मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ डियर स्टूडेंट ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि आपका मोमेंटम जो है, मोमेंटम का चेंज क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में वो टेक प्लेस कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डायरेक्टली, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है तो अप्लाइड फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है, टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेक प्लेस करते हैं। तो आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको अच्छी तरह समझाने की, फिर भी अगर कोई डाउट होता है इसमें, प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास इन्होंने m दे रखा है, मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड टू वेलोसिटी v। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड वेलोसिटी v भी दे रखी है, इन टाइम t बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, P1, जो कि हो जाएगा mu एंड P2 इक्वल्स टू mv रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ये तो होगा, ठीक है। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वॉज P2 माइनस P1, जो कि होगा mv माइनस mu। तो जिसको हम लोग यहाँ, अब देखो इन चीज़ों में से हम लोग m को तो बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज m इज कॉमन इन बोथ, है ना। तो m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो अब देखो ये तो कुछ मैम बिल्कुल सिमिलर चीज़ लग रही है, हमने तो पढ़ी है शायद मोशन चैप्टर में, हाँ ये चीज़ ना हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी है। इसी चीज़ को तो हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन इसी चीज़ को तो कहते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा हम इसको, हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम MA भी तो लिख सकते हैं हम इसमें, है ना। और द अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू MA। यहाँ पे K आपको एज अ कांस्टेंट वैल्यू दिखाने के लिए दिया है, ठीक है। हियर A इक्वल्स टू V माइनस U, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V माइनस 2 डिवाइडेड बाई T इज द एक्सेलरेशन विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द क्वांटिटी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, मैं वेलोसिटी भी रिवाइज करवा देती हूँ, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन किस रेट पर चेंज हो रही है, यानी कि कितने टाइम में चेंज हो रही है। वैसे ही मोमेंटम चेंज तो हो रहा है लेकिन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग,
द क्वांटिटी के इज़ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, आपको पता है मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये सारी यूनिट्स हमारे पास आ गई तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ठीक है, वैसे न्यूटन ही लिखा करो, ठीक है, तो मैं तो न्यूटन ही लिखती हूँ, आप लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना। खाली मीटर पर सेकंड लिख के मत छोड़ना, मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड यानी कि केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बता रखी है, फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे हमें जो है आंसर मिल जाएगा, हमारा फोर्स मिल जाएगी हमें। ठीक है, सो द फोर्स इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन विच इज सिंबल n. The second law of motion gives us the method to produce the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. तो हमने ये देख लिया थी फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। देखो क्या करा इन लोगों ने, इन पूरे चैप्टर में जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें इन्होंने करा क्या, ये देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सपोज एन ऑब्जेक्ट मास इज m, तो सपोज मान लो एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है वो m हमने मान लिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, और इसने बोला एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी v, तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई v। अब इसने हमसे बोला कि इन टाइम t, तो टाइम हो गया t। ठीक है, अब हमसे बोला इन्होंने कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लेंगे मास, तो सेम ही रहेगा दोनों ही कंडीशन में, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू, जो हम लोग ले सकते हैं mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आपका हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मानना इसको, ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। अब इनमें से आपको कॉमन चीज़ क्या लग रही है यहाँ पे देखना। ठीक है, इनमें कॉमन चीज़ क्या है, एम है ना कॉमन, तो एम को मैंने बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बचा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो अब डियर स्टूडेंट मैं इसको कह सकती हूँ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि वी माइनस यू बाय टी तो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये आई थिंक आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, इस तरह डिराइव हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करा इन लोगों ने, बहुत सिंपल तरीके से डेरिवेशन दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप सब लोगों को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका। अब देखो इसके कुछ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं रियल लाइफ में। Second law of the motion is often seen as action in our daily life, everyday life. Have you ever noticed that while catching the fast moving cricket ball, the fielder in the ground gradually pulls his hand backwards in the backward with the moving ball? अब देखो डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा ना, अब आ जाते हैं क्रिकेट वाले मुद्दे में। ठीक है, अभी तक हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझी, मोमेंटम समझा, ये सारी चीज़ें समझी। अब देखो डियर स्टूडेंट आई थिंक एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, तो मैं एग्जाम्पल फटाफट समझा देती हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट क्रिकेट मैच के दौरान कभी कभी क्या हुआ कि कोई क्रिकेटर जो है आउट हो रहा है। ठीक है, कोई क्रिकेटर अगर आउट होता है डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि भाई जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ता है, लेकिन कैच कैसे पकड़ता है, अपने हाथ को पीछे लाते 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 पकड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब कोई बॉल जो है हिट होती है बैट से, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जब हम लोग अगर उसको डायरेक्ट ऊपर ही पकड़ लेंगे तो क्या होगा, उस बॉल से जो है फील्डर के हाथ में बहुत तेज़ से लगेगी, बिकॉज अचानक से आपने उस बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो कर दी,
तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो हाथ है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है लार्ज मोमेंटम की वजह से आपकी हाथ में लगेगा और आपके हाथ में बहुत चोट लग सकती है। लेकिन अगर आप नीचे से नीचे हाथ ले जाते हुए बॉल को कैच करते हो तो ऐसे में क्या होता है, जो बॉल की वेलोसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है और आपके हाथ में आती है, तो ऐसे में आपके हाथ में चोट नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। In doing so, fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball decreases. Therefore, the impact of catching the fast moving ball is also reduced. If the ball is stopped suddenly, then this high velocity decreases to zero in the very short period of time. ठीक है, अगर जो है उन्होंने फट से ऊपर ही पकड़ दिया होता तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेलोसिटी ज़ीरो होती तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है फोर्स ज़्यादा लगती उसके हाथ में जिसने कैच करा है ना। ये तो हमने पढ़ा अभी कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है ना, तो फोर्स ज़्यादा लगती है उसके हाथ में जिसने कैच करा है और उसको दर्द होता। लेकिन अगर ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा डिस्टेंस के हाथ में जो है क्या होगा, लगेगी नहीं, कम लगेगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या लिख रखा है, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी लार्ज, देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड ऑन होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। इन हाई जंप एथलीट इवेंट द एथलीट आर मेड टू फॉल ईदर ऑन द कुशन बैड और एट द सैंड बैड। अब देखो टीचर, आपने देखा होगा जो हाई जंप होती है ना, आपने देखा होगा ओलंपिक्स या जिम्नास्टिक वगैरह में, तो उसमें उनको कुशन्स में जो है या फिर सैंड में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है कहीं ना कहीं फॉल कराया जाता है। ऐसा क्यों डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखो जब वो कुशन में फॉल होता है या सैंड में तो उनकी वेलोसिटी बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। देखो कुशन में कोई इंसान, जैसे कुशन है, दिस इज कुशन, इसमें कोई इंसान अगर नीचे आएगा तो इसके बाद वो ऊपर जाएगा थोड़ी देर, फिर नीचे एक और बढ़ेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल टाइम लेके धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो रही है। सैंड में भी सेम चीज़ है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी या चोट नहीं लगेगी। वहीं पे अगर आप सड़क में गिरा दोगे बिल्कुल तो क्या होगा, उसकी अचानक से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना, तो उसको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चोट लगेगी। ठीक है, this decreases the rate of change of momentum and hence the force and hence the force यानी कि फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंट ट्राई टू पॉन्डर हाउ कराटे प्लेयर्स ब्रेक्स द स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। तो डिस्टेंट ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। अगर आपने अच्छी तरह से आज का मेरा पूरा सेशन समझा है तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो डिस्टेंट ये चीज़ तो बहुत सिंपल है। मैं चाहती हूँ इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दें, इससे चेक भी हो जाएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, और अगर नहीं आया होगा तो मैं अगले सेशन में इसका आंसर तो बताने वाली हूँ वैसे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Okay, so the first law of motion can be mathematically stated from the mathematical expression of second law of motion. From equation force equals to ma, force equals to m v minus u by t. तो फोर्स t, अगर t को हम लोग ऊपर ले जा लें तो फोर्स इंटू टी इक्वल्स टू क्या, फोर्स इंटू टी इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये थी आपको समझ में आ गई ना, डेट इज फोर्स इक्वल्स टू जीरो, वी इक्वल्स टू यू एंड फॉर वट एवर टाइम टी इज टेकन, दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू थ्रू आउट द टाइम टी। इफ द यू इज जीरो then the v will be also zero, that is the object will remain at rest। तो डी यही चीज़ इन्होंने बता रखी है जो मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, आज का सेशन डी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा लेंदी हो गया 34 मिनट्स का, बट कोई नहीं डी स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट में पूछा है कि कैसे कराटे प्लेयर जो है स्लैब ऑफ आइस को ब्रेक कर देता है सिंगल ब्लो में, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए। बहुत सिंपल आंसर है, मोमेंटम से ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इससे रिलेट करके देखो, बहुत सिंपल आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं अगले सेशन में ज़रूर समझाऊंगी। और डी स्टूडेंट इस सेशन के लिए बस इतना ही। डी स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि हम लोग करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर हमारा लास्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।